कपूर जी अपनी बात को रख रहे थे। आप अपनी बात को वहीं से शुरू कीजिए जहां पे आपने रोका था। आपको बता दें कि 2017 में समाजवादी पार्टी का जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसके झगड़े की वजह से हुआ, जो सड़कों पे आ गया और वरिष्ठ नेता आपस में लड़ रहे थे और पार्टी बिखर गई थी और इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कांग्रेस के साथ जो समझौता किया कि यूपी को ये साथ पसंद है, वो भी जो है वो चल नहीं पाया। इस बार का जो परिदृश्य है उसमें समाजवादी पार्टी एक है, यूनाइटेड है, चचा भतीजे साथ में है। उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है समाजवादी पार्टी के लिए जरूर दिखाई देगा, इसका लाभ मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। उसके अतिरिक्त ये मान लीजिए ये परिवार इकट्ठा होना जो है एक बहुत समाज के लिए भी और राजनीति के लिए भी एक पॉजिटिव मैसेज देता है कि साथ में है, तो उसका एक लाभ मिलेगा इनको। और इसके अलावा जो है वो होना ये चाहिए कि जो बेसिक इश्यूज है, डेवलपमेंट जो है वो हावी होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो जात की राजनीति आ जाती है और उसमें जब गजे हिंद की बात कही जाए, आतंकवादियों से संबंध जोड़े जाएं, तो वो जो मेन इश्यूज हैं उसको भटकाने के लिए इस तरह की बातें जो कही जाती हैं, इलेक्शन को एक पोलराइज करने की जो कोशिश की जाती है, उससे जो बेसिक मुद्दे हैं वो हवा में हो जाते हैं। ऐसा लेकिन मुझे लगता है ऐसा क्यों किया जाता है प्रदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, ये लोगों को इमोशनली जोड़ने के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। और पहले भी आपने देखा होगा कि राष्ट्र भक्ति और इस तरह के जो धार्मिक इश्यूज जो हैं वो उठाए जाते हैं लोगों को इमोशनली जोड़ने के लिए। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जो बेसिक इश्यूज होते हैं आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी में, उसके जिंदा रहने के जो सवाल हैं, उनको खाना मिले, उनको सिक्योरिटी मिले, उनको अस्पतालों में इलाज मिले, ये और उनको अच्छी शिक्षा मिले, ये तमाम इश्यूज जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि इस बार कैंपेन में समाजवादी पार्टी के जो पीछे कैसे रह, मैं आपसे जरा 1 to 1 बात करता हूं जी। ये पीछे कैसे रह जाते हैं? अगर मान लीजिए किसी को कोई समस्या है, उसको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उसके पास अपना घर नहीं है, इलाज के लिए उसके पास कोई सुविधाएं नहीं है, तो उसके लिए तो यही बड़ा मुद्दा है ना। आप अगर राष्ट्र की बातें करेंगे, गजवाए हिंद की बात करेंगे, आतंकवादी, उन्हें तो ये नहीं समझ पाएगी। उन्हें तो खाने के लिए रोटी चाहिए, उन्हें तो इलाज के लिए पैसे चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। वो तो अपनी बेसिक प्रॉब्लम देखेंगे ना। तो उनको ये गजवा हिंद या आतंकवादी से क्या लेना देना है? ये सारे इश्यूज उठाए जाते हैं लोगों को इमोशनली जोड़ने के लिए, माहौल परसेप्शन बनाने के लिए। लेकिन जनता जो है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुझे लगता है कि नसबंदी के बाद जो उस जमाने में एक माहौल था, इस बार जिस तरह से विधायकों को उनके क्षेत्र में वहां की जनता ने जो उनको दौड़ाया है या उनसे नाराजगी व्यक्त की है, तो वहाँ की जनता जो है वो अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रही है और उनको लगा है कि उनके क्षेत्र के विधायक ने उस तरह से काम नहीं किया जितना कि उनको काम करना चाहिए था। तो जो विधायकों की जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे जनता नाराज है, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में वोटिंग देते हुए रिफ्लेक्ट जरूर होगी। बिल्कुल, यहाँ पर ये सही बात कह रहे हैं। और एक आपको तस्वीर दिखाएंगे, उसके बाद बहस को अपने आगे बढ़ाएंगे। ये 6 साल बाद एक आए हैं, जिसका जिक्र अभी प्रदीप कपूर जी भी कह रहे थे कि यादव परिवार जो बिखर गया था वो अपनों से ही लड़ रहे थे। तो इस बार वो एकजुट हैं, एक साथ हैं। ये 6 साल बाद तस्वीरें आई हैं सामने एक साथ, जहां पर इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और हमारे संवाददाता ने यह भी बताया कि शिवपाल सिंह यादव ने बाकायदा पैर छुआ और पैर छूकर आशीर्वाद लिया, उसके बाद जाके अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो ये चीज भी एक वरिष्ठ पत्रकार ये मानते हैं कि जब परिवार एक हुआ है, जो पिछले बार 8 पर पहुंच गए थे, चूंकि अपनों से ही लड़ रहे थे, तो इस बार वो स्थिति नहीं रहने वाली है। इस बार कड़ी चुनौती उन्हें मिलने वाली है। केपी मलिक जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। केपी मलिक जी, ये तस्वीरें मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इसकी चर्चा बहुत रही। 5 साल पहले खूब चर्चा हुई और पिछला चुनाव काफी प्रभावित हुआ है। तो जो आज तस्वीरें आई हैं, शिवपाल सिंह यादव और राम गोपाल यादव एक साथ दिख रहे हैं, एक साथ वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसका कितना इंपैक्ट होने वाला है इस फेज में? देखिए राहुल जी, अगर आप देखें 2017 के चुनाव में जिस प्रकार से जो समाजवादी परिवार है, मुलायम सिंह का परिवार है, उसमें आप मानते हैं कि कई धड़े बन गए थे और शिवपाल यादव लगातार मुखर होके
पार्टी के खिलाफ भी जा रहे थे और अखिलेश के और उनके मतभेद काफ़ी हद तक बढ़ गए थे, उसका भी नुकसान 2017 के चुनाव में हुआ था। जाहिर सी बात है, भले ही आप इलेक्शन हार जाएं, लेकिन अगर परिवार मजबूती के साथ नहीं खड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं पार्टी भी कमज़ोर होगी, परिवार भी कमज़ोर होगा। ये पूरे परिवार ने महसूस किया है कि हमारी फूट का फ़ायदा जो है विपक्षी, जो मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, उसको मिला है। तो ये तमाम चीज़ें सोचते हुए इस बार परिवार एक हुआ है और शिवपाल जिस तरह से अपना अलग राजनीतिक दल बना के अपनी राजनीति कर रहे थे और वो लगभग उत्तर प्रदेश के कई सारे ज़िलों में अपना संगठन खड़ा कर चुके थे, तो उनको भी लगातार ये महसूस हो रहा था और उनके लोग भी कह रहे थे कि जो ताकत एकजुट होने में है वो अलग अलग उसका कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही होगा। तो कहीं ना कहीं अखिलेश और शिवपाल के बीच में जो दूरियां घटी हैं उसका सीधा सीधा फ़ायदा समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिलेगा। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक माहौल बना हुआ है पूरे प्रदेश में, समाजवादी लोग जो है बहुत एग्रेसिव हैं, सड़कों पे हैं और इनके कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। अगर हम इसके उलट देखें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में वो हौसला और वो जो है जैसे एक जोश होता है, जोश जज्बा, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और कई नेताओं में मायूसी दिखाई दे रही है। जैसा कि आपने देखा कि पहले ही चरण में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती सी नजर आई और गठबंधन और जयंत चौधरी के जो लोग थे राष्ट्रीय लोकदल का प्रथम चरण में, जिस तरह से उन्होंने लीड ली पहले और दूसरे चरण में, तो उससे कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता और उनके लोग उत्साहित हैं और मुझे लगता है उसका फायदा इस चरण में भी उनको मिलेगा। मलिक जी का ये साफ तौर पर मानना है, एक वरिष्ठ पत्रकार है, सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो उत्साह देखने को नहीं मिला है। यानी इस फेज में, इस बेल्ट में अगर केपी मलिक जी की बात को मान लिया जाए एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, तो समाजवादी पार्टी बढ़त बनाई है। ध्यान दीजिएगा दर्शकों, ये केपी मलिक जी का वक्तव्य है। और हमारे संवाददाता हमीरपुर के असद ने साध्वी निरंजन ज्योति से बात की है, वो जानेंगे, उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक से बात करेंगे। चलिए, अखिलेश की तस्वीरें आ गई हैं, सैफई पहुंच गए। ये बड़ा अहम चुनाव है, करहल से ये लड़ भी रहे हैं, करहल विधानसभा से, और पहली मर्तबा वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और सैफई पहुंच रहे हैं। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सैफई पहुंच रहे हैं। इसके पहले आपने तस्वीरें देखी, राम गोपाल यादव और शिवपाल एक साथ थे और अब अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं। यानी इस फेज में एक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहा है, ये अहम बात है। और अब वही बात दिखा देते हैं आपको। 228 विधानसभा में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची हैं मत डालने के लिए। आइए बात करते हैं, आपने मतदान किया, क्या संदेश देना चाहेंगी? हाँ जी, मैं मतदान भी करके निकली हूँ और लोगों से आग्रह भी करती हूँ कि आइए 100% मतदान करिए, अच्छी सरकार चुनिए। देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक है। जिस तरह से 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संभाला है, उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभाला है, मैं आग्रह करती हूँ कि आएँ, अपने मत का प्रयोग करें। यही समय है सही सरकार चुनने का। और आज वोटिंग के लिए निकल रहे हैं, तो बस मेरा इतना ही आग्रह है कि आइए, हम लोग जो राम को लाए हैं हम उनको लाएं, अच्छी सरकार चुनें, अपने मत का सही प्रयोग करें। धन्यवाद। ये थी साध्वी निरंजन ज्योति, भारत सरकार की राज्य मंत्री। असद खान, भारत समाचार, हमीरपुर। तो चलिए, आपने बात सुनी साध्वी निरंजन ज्योति की, हमारे संवाददाता असद ने बात की। और अब अपनी बहस को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मनोज पांडे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। मनोज जी, यहां पर देखिए, आपने दो वरिष्ठ पत्रकारों को सुना। साफ तौर पर केपी मलिक जी को समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है और इधर प्रदीप जी कह रहे हैं कि खदेड़े जा रहे हैं। आप कैसे मानते हैं इस फेस को और कितना अहम मानते हैं? देखिए, ये फेस जहां तक राजनीतिक रूप से सत्ता का प्रश्न है, तो सत्ता बनने की बात आने लगी। 2 चरण का चुनाव हो गया, तीसरा हो रहा है, कुल 7 चरणों का चुनाव है। और तीसरा चरण है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं सुन रहा था, देख रहा था जो राजनीतिक दलों के प्रचार हैं, तो उसमें लव जिहाद की भी बात है। लेकिन तीसरे चरण में मुझे लगता है लव जिहाद वाली चीज़ अब नहीं है। लव जिहाद का जो इलाका था वो गुजर चुका है और वहाँ मतदान भी हो चुका है। बिल्कुल। और एक बड़ी चीज़, आप बहुत बड़ी चीज़, जहाँ जिस इलाके में ये तीसरे फेज़ का चुनाव हो रहा है,
अब तक के चुनावी इतिहास में सबसे अधिक कर्मचारियों ने 10,000 कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट का प्रयोग किया है। तो पोस्टल बैलेट का प्रयोग होना कहीं न कहीं किसी न किसी बात का संकेत देता है। कर्मचारियों में भी भारी उत्साह है इस चुनाव को लेकर के, और पुरानी पेंशन गेम चेंजर तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पुरानी पेंशन अब कहीं माइनस है। पुरानी पेंशन की बहाली की बात अब एक नहीं 2 राजनीतिक दलों ने किया। एक राजनीतिक दल ने पहले किया, दूसरे ने बाद में किया। और राजनीति में जो फर्स्ट मूवर होता है वो निश्चित रूप से फर्स्ट गेनर होता है, तो उसका गेन उसी को मिल रहा होगा, ऐसा ओपीएस की वजह से भी लग रहा है। और कर्मचारियों का ये उत्साह भी बता रहा है कि कहीं न कहीं एक वो भी कोना है, और ये मान के चले कि कम से कम 5,000 वोटों का अंतर ये ओपीएस के आधार पर निश्चित रूप से विधानसभाओं में आएगा। प्रत्येक विधानसभा में वो जाएगा, 403 विधानसभाओं में रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं होगा तो गेम में बहुत बड़ा, गेम को उलट पलट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। एक बात है, और बार बार मैं देख रहा था आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ओपीएस को लेकर के बयान आया है। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओपीएस को लेकर के कोई स्पष्ट नीति नहीं बताई जा रही है। और कर्मचारियों में जहाँ तक हम सब संगठनों के लोग हैं, संगठनों में काम करते हैं, हम देख रहे हैं, हमने महसूस भी किया कि जब मतदान हो रहा था, पोस्टल बैलेट हो रहा था, तो कर्मचारी इस बात को महसूस कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई नेता, मंत्री, विधायक अपनी पेंशन लें और कर्मचारियों को पेंशन न मिले। तो ये कर्मचारियों का कोना है। दूसरा कोना, राजनीतिक दल अपने हिसाब से अपने संकल्प पत्र, अपने घोषणा पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। जनता की ज़मीनी, अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि खदेड़े जा रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि राजनीतिक लोगों को कुछ मुफ्त में, कोई बिजली मुफ्त में दे रहा है, कोई स्कूटी मुफ्त में दे रहा है। सारे लोग अपने अपने हिसाब से सारी चीज़ें मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन जनता मुफ्त में नहीं, जनता विकास चाहती है। तो इन घोषणा पत्र से इतर जनता विधायकों को अगर खदेड़ रही है, खदेड़ना शब्द भी कहा जाए, तो उसका वो सही बात है कि जनता अपने मुद्दों को चाहती है, नेता एजेंडा अपने हिसाब से सेट करके जनता को सेट करना चाहते हैं, सारे राजनीतिक दलों के। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। और तीसरा, अब तक चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी दिखने लगती थी। ये पहला चुनाव है, हालांकि समाजवादी परिवार, समाजवादी कुनबा एक है, एक जैसा है, दिख रहा है, ऊपर से दिख रहा है, और उसका कुछ न कुछ लाभ, चूंकि वो चरण उनके क्षेत्र का है, तो लाभ निश्चित रूप से मिलेगा समाजवादी कुनबे का। प्रगतिशील, यानी आप गढ़ मानते हैं, वो क्षेत्र उनका कह रहे हैं आप? हाँ, उनका क्षेत्र है, उनका क्षेत्र है, उनका क्षेत्र गढ़ मानते हैं आप? भाई इटावा, सैफई, करहल, मैनपुरी, यादव लैंड है। तो अब यादव लैंड में वोटों का बंटवारा रुका है, दोनों लोगों के मिलने से रुका होगा, निश्चित रूप से रुकेगा, इससे इनकार न कीजिए। तो ये रुकेगा, वोटों का बंटवारा भी रुकेगा, कर्मचारियों का भी एक कोना है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि अब तक का चुनाव आप देखिए, पिछले जो है 6-7 जरा साल क्लियर कर दिया ना मनोज। जैसे आपने एक चीज क्लियर की मनोज, जिस आपने बताया कि 10,000 पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल हुआ, ये आपने एक अहम बात बताई। ये जरा कीजिए, गढ़ किस बिहाफ पर आप कह रहे हैं, क्यों गढ़ कह रहे हैं? अगर आप इतिहास को देखेंगे तो इतिहास में तो 49 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी पाई थी पिछली बार। गढ़ क्यों कह रहे हैं, किस बिहाफ पर? हम गढ़ इसलिए कह रहे हैं ना कि अभी प्रदीप जी ने बताया कि नहीं, आप प्रदीप जी नहीं, आप गढ़ मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो यादव लैंड है, पहली बात। दूसरी बात कि यादव वोटों का बंटवारा नहीं हो रहा। देखिए, राजनीतिक दलों ने पिछड़ा, अगड़ा, यानी वहां पर यादवों की संख्या ज्यादा है, यादवों की संख्या ज्यादा है, इस आधार पर आप मानते हैं कि वो गढ़ है? गढ़ है। तो अगर प्रदीप जी, क्या जाति पर ही सब कुछ डिपेंड करता है? वो एक कंपोनेंट तो हो सकता है, परंतु वही पूरा समीकरण बदल दे, वही हालात बदल दे, ये कैसे संभव है? जैसे पहले सुनाई दिया कि भैया वो जाट लैंड है, इस बार तीसरे फेज में आ गया, लोग कह रहे हैं कि यादव लैंड है। इसी पर हम लोग बात करेंगे, ये यादव लैंड है। अगर यादव है तो इसको वोट देगा, फलाना देगा, उसको करेगा, यही आप मान रहे हैं? ये भले ही आप इससे अग्री करें या ना करें, लेकिन जात का बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्शन में जिताने का और हराने का। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं प्रदीप जी, ये एक कंपोनेंट, सिर्फ एक चीज है। हाँ, तो ये ठीक है भैया, ये सबसे जरूरी चीज है, लेकिन उसके बाद भी तो होता है ना चीजें, कि आपने 5 साल कैसे फेस किया, आपको सरकार क्या चाहिए और सरकार से क्या उम्मीदें हैं, ये मायने नहीं रखता, ये कोई मायने नहीं रखता। मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं ये सब मायने रखता है, लेकिन टिकट देते वक्त जो व्यू रचना पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं, जैसे 2017 में
जब अमित शाह यूपी में बीजेपी के इंचार्ज बने तो उन्होंने एक व्यू रचना बनाई कि गैर जाटव हरिजनों को जोड़ने की कोशिश की, गैर यादव बैकवर्ड को जोड़ने की कोशिश की, एक सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने अपने हिसाब से की और उसमें 2017 में उनको सक्सेस भी मिली। ऐसा नहीं है, 312 सीटें न बीजेपी उम्मीद कर रही थी, न पत्रकार उम्मीद कर रहे थे, न कोई उम्मीद कर रहा था। बीजेपी को 312 सीटें मिली हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के अंदरूनी झगड़े के अलावा उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग थी वो भी उनके लिए काफी यानी काम ये किया। एक फैक्टर है, आप ये इसे फैक्टर मानते हैं। है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। इस चर्चा